सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोगों ने सारे के सारे अतिलघुत्तम क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है CH4, C2H6, C2H4 या C2H2। दोस्तों, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए C2H2, तो ऑप्शन द जो है यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है C2 और हाइड्रोजन भी 2 है तो H2, तो ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देखिए सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है? पर्णाधार, पर्णवृत्त, पर्णसंधियां या पर्णफलक। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पर्व संधियां। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट, फुलरेन, लैंप ब्लैक या फिर हीरा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा लैंप ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह किसने बताया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हम सभी को पता है कि कोई भी वस्तु हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, क्योंकि पृथ्वी एक आकर्षण बल लगाती है जिसके कारण सारी वस्तुएं नीचे ही गिरती हैं, सारी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुम्हार के चाक की गति कैसे होती है? तो जो कुम्हार का चाक होता है एक धुरी होती है और उसी पर उसका चाक घूमता है, बर्तन बनता रहता है, तो ये गति होती है घूर्णन गति। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है 0.5 मीटर से 1 मीटर तक, 1 मीटर से 3 मीटर तक, 3 मीटर से 30 मीटर तक या 30 मीटर से अधिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा 3 मीटर से 30 मीटर तक। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन है? सरौता, नेल कटर, सीढ़ी या हैंडपंप। तो जो हैंडपंप है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है। 2022 के एग्जाम में आप देखिए पूछा है। क्लास में मैंने सारे प्रकार के उत्तोलकों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवशेषी अंग होते हैं अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है अनावश्यक। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 2021 के एग्जाम में आप देखिए ये सब पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दाब का मात्रक है? तो दाब P = F/A होता है और आप सभी को पता है कि बल का मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका जो मात्रक है दाब का वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा और यही MKS पद्धति में भी दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेचिश रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाह्य कर्ण डैश का बना होता है? अस्थि का, उपास्थि का, उरोस्थि का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, नवीकरणीय संपदा है मृदा, कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मृदा। बाकी पेट्रोल,
कोयला, प्राकृतिक गैस ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय संपदा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है, आप देखिए, आप अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में तो आप देखो बहुत सारे लोग का एक्सरे होता है। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था विलियम रॉन्जेन ने। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, साइकिल, घोड़ा गाड़ी या फिर ऊंट? तो राइट आंसर है साइकिल। साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल बनती है, फिर हम कार बनाते हैं और फिर इस तरीके से बहुत सारे संसाधन बन जाते हैं, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, उसके बाद हवाई जहाज। धीरे धीरे आज आप देखो कितनी तरक्की कर ली है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एजुसेट क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक समिति या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है शैक्षिक उपग्रह है ये। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईंधन के आधुनिक रूप है? मिट्टी का तेल, एलपीजी, लकड़ी या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोरंजन के साधन है? कंप्यूटर, टेलीविजन, वीडियो गेम या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जब हम पानी को खौलाते हैं तो क्या होता है? पानी गर्म होने के बाद खौलना शुरू होता है और खौलने के बाद वो भाप बनके या वाष्प बनके उड़ने लगता है। तो द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में क्या होता है? कोई भी वस्तु जलाए जाने पर वो द्रव में ना बदल करके सीधे गैस अवस्था में बदलती है। तो ये है नौसादर और कपूर। तो ऑप्शन द और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों ही ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? तो जो पानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है वही फिर द्रव में बदल करके पानी लाता है, यानी कि ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। जब जल वाष्प का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दाब का मात्रक है? अभी आपने देखा है P = F/A और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्र तल पर दाबमापी के पारे में ऊंचाई होती है? तो आप सभी को पता है कि 76 सेंटीमीटर पारा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पेशीय बल का नहीं है, जिसमें हाथों की मांसपेशियां नहीं लग रही है? तो खुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझ ढोना, तो हाथ से काम करेगा तो पेशीय बल तो लगेगा ही। इसके अलावा बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैर की मांसपेशियां, उसमें भी पेशियों का ही यूज होता है। बच्चे द्वारा कुएं से पानी खींचना, हम कुएं से पानी खींचते हैं तो हमारे हाथों की जो पेशियां हैं वो काम करती हैं। लेकिन सेब से पेड़ का गिरना, ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है, जो कि न्यूटन ने दिया था। तो ये पेशी बल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाती है, हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाती है, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना, या हमारे कार्य को शीघ्र करने में? तो इसमें से कौन सा कार्य मशीन नहीं करती है? तो यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना ये राइट आंसर हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से ये कार्य मशीन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये मशीन नहीं डिसाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पत्ती में पाए जाने वाले रत्न कहाँ पर होते हैं? जो पत्तियां होती हैं पौधों की, उसमें जो रत्न पाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं? तो दोस्तों निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर? तो राइट आंसर है निचली सतह पर होते हैं। थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, अगर आप किसी पत्ती को छू करके देखोगे तो निचली सतह उसकी थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो रत्न वहां पर आपको दिखते हैं, दिखते तो ऊपर भी है लेकिन नीचे से आपको बिल्कुल वो पता चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों पौधों में मूल रोम जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, स्त्री केसर, दल पुंज या फिर बाह्य दल? तो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एल्कीन उदाहरण है एथेन का, मेथेन का, एथिलीन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर है एथिलीन का, C2H4। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है कार्बन, जिंक, लेड या क्लोरीन? तो कार्बनिक यौगिकों में क्या मिलेगा? कार्बन ही तो मिलेगा। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एल्काइन का उपयुक्त उदाहरण है मेथेन, एथेन, एसिटिलीन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मेथेन, CH4। कार्बन से हाइड्रोजन 4 जुड़े होते हैं मेथेन में। क्वेश्चन नंबर 35 है, खमीर का उपयोग होता है औषधि निर्माण में, बेकिंग पाउडर में, अल्कोहल बनाने में या उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है आसवन विधि, वाष्पन विधि, निर्जलीकरण विधि या पाश्चर विधि? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण विधि। ठीक है, जिसे हम सुखाना भी कह सकते हैं, यानी कि पानी नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेंगे उसमें। जैसे पापड़ वगैरह हम जैसे अगर हम आलू का पापड़ बनाते हैं तो आलू को हम क्या करते हैं, पहले उसको धूप में उसको कद्दूकस करने के बाद उसको क्या करते हैं, हम सुखा देते हैं ताकि उसमें से पानी निकल जाए। जब वो सूखा बचेगा तो उसमें वो लंबे समय तक हम उस पापड़ को खा पाएंगे। ठीक है, अगर आप आलू देखिए कुछ दिनों तक लगातार अगर आप रखे रहोगे तो आलू सड़ जाएगा, लेकिन आपका जो चिप्स है वो खराब नहीं होता, उसको आप लंबे समय तक चिप्स को खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोजन संरक्षित करने की मुख्य विधियों में से एक है पाश्चर विधि, आसवन विधि, शीतलन विधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, शीतलन विधि, यानी कि फ्रिज में भी हम खाना रख करके लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख पाते हैं, या सब्जियां, फल। क्वेश्चन नंबर 38 है, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? दोस्तों अगर आप इसको सर्च करोगे खान और खनिज अधिनियम तो आपको मैक्सिमम जगह पर 1957 मिलेगा, 1957 मिलेगा। देखिए ऑप्शन में कहीं भी 1957 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक जगह पर आपको मिलेगा 1952। ठीक है, खान अधिनियम 1952। तो 1952 यहाँ ऑप्शन द में दिया हुआ है, खान एवं खनिज अधिनियम पूछा है तो खान अधिनियम तो दिया हुआ है 1952, लेकिन जो खान और खनिज अधिनियम दोनों जो एक साथ है ये 1957 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन द को लगाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों 1957। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में 1952 दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, लेकिन राइट आंसर 1957 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो अभ्रक है, देखिए कपड़ा उद्योग, रासायनिक उर्वरक, विद्युत उद्योग या चीनी मिल? तो राइट आंसर है विद्युत उद्योग में, यानी कि बिजली विभाग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, या बिजली बनाने में हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी कि जैसे अभी आप शीशा रख दोगे पारदर्शी तो सूरज का प्रकाश, अगर आपकी खिड़की बिल्कुल शीशे की है तो सीधे सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर खिड़की की जगह पर आपने प्लास्टिक की प्लाई यूज की है तो उससे कुछ प्रकाश आएगा, पूरा नहीं आएगा, जिसको हम फाइबर कहते हैं। अगर आपने फाइबर लगवाया है खिड़की में तो पूरी तरीके से प्रकाश नहीं आएगा, आंशिक रूप से आएगा। तो ये एक तरीके से इसे हम अल्प पारदर्शक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? जैसे कोई कमरे में छोटा सा छेद है, उसमें से प्रकाश आ रहा है कमरे के अंदर, तो उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो बिंदु प्रकाश स्रोत जो है ऑप्शन ब, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर होगा पृथ्वी की उपछाया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये है सूरज चमकता हुआ और ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। आपको पता है चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते वो आ गया है पृथ्वी के इधर।
ठीक है, इस साइड आ गया है। अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर तो पड़ ही रहा है। अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा तो जैसे हम कहीं खड़े होते हैं धूप में तो हमारी छाया बगल में बनती है, तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर चली जाएगी और जहां जहां चंद्रमा पर छाया रहेगी वहां से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से मलेरिया के रोगाणु का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से ही होता है, हम सभी को पता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिजैविकी औषधि है पेनिसिलिन, इंसुलिन, अल्ड्रिन या ऑक्सिन? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्बन के दो अपरूप हैं ग्रेफाइट, हीरा और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा अ और ब दोनों, यानी कि कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है? एथेन, मेथेन, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एथेन और मेथेन दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। मेथेन में आप देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन चारों हाइड्रोजन से, और जो यहाँ पर ये दोस्तों ये मेथेन का हो गया CH4। और अगर हम एथेन की बात करें तो एथेन जो है ये C2H6 होता है, C2H6 होता है। तो ये देखिए कार्बन कार्बन हो गए और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन से, तो ये एथेन हो गया। तो यहाँ पर भी जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो मेथेन CH4, एथेन C2H6 दोनों ही क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यौगिकों में, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों है अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए गए पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? रोटी में, चीनी में, नमक में या कोयला में? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नमक में, क्योंकि नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसमें कहीं भी आप देखिए सोडियम और क्लोरीन है, तो यहाँ पर कार्बन इसमें कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, LPG यानी कि जो हमारे घरों में खाना बनता है जिस गैस पर, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, एथेन, मेथेन या एथिलीन? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्यूटेन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा कि जो LPG सिलेंडर होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो हम सभी को पता है डायबिटीज यानी कि शुगर। क्वेश्चन नंबर 52 है, ध्वनि की माप की जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता की माप हम करते हैं डेसिबल में, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह होता है? पानी, पोटेशियम, सोडियम या ग्लूकोज? तो राइट आंसर है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? जब उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि वो गर्भावस्था के समय में सबसे अधिक चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कोरोना रोग है? कोरोना रोग हम सभी को पता है संक्रामक रोग है, क्योंकि हम सभी लोग कोरोना को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन, विटामिन डी, पैरासीटामोल या एम्पिसिलिन? राइट आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 58 है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? हाई ब्लड प्रेशर ये 3 प्रकार का होता है, सामान्य, तीव्र और मध्यम, अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 59 है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो हम सभी को पता है 5 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है? तो लगभग दोस्तों 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार आप देखोगे, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बर्फ का तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सा जो है 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं? द्रव के
जल वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसे कि पानी जब खौलता है तो वाष्पित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 63 है 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है F यानी कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32K। तो 9/5 प्लस C, तो 9/5 इंटू C है यहाँ पर, तो इंटू 20 प्लस 32K। तो 5 से यहाँ पर कट करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो 9 चौक 36 और प्लस 32, तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो 68 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन द यहाँ पर 68 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है या चमकदार होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को हटा दीजिए क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया 68 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला था वो था F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32K। तो यहाँ पर हमने क्या किया था 9/5 इंटू 20 और प्लस 32K। तो 5 से हमने 20 को काट दिया था, तो यहाँ पर ये आ गया था 4, तो 9 चौक 36 और प्लस 32 को हमने जोड़ा था, तो ये 68 फ़ारेनहाइट आया था। ठीक है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लाते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक अधिक होता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 है सूर्य का ताप किसमें मापते हैं। तो जो सूर्य का ताप है हम सभी को पता है कि बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसको हम उस ताप मापी द्वारा मापते हैं जिसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है ऊष्मा का सुचालक है लकड़ी, कांच, तांबा या कागज। तो ऊष्मा का सुचालक है तांबा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की गर्मी कैसे आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। क्वेश्चन नंबर 69 है कुकर में प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगाते हैं। कितना मजेदार इसका ऑप्शन है, आप सुनिए। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल ताकि देखने में अच्छा लगे, खर्च कम होता है, हैंडल गर्म ना हो या कंपनी का पता चले। कंपनी का पता चले, राइट आंसर है हैंडल गर्म ना हो, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। आप देखिए जो फ्राई पैन होते हैं या जो कुकर होता है सभी में लगा होता है ताकि आसानी से हमें पकड़ने में क्या हो, आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 70 है अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं दिखेगा। आप V को देखोगे तो B ही दिखेगा, M को देखोगे M ही दिखेगा आपको दर्पण में, H देखोगे तो H सेम दिखेगा, लेकिन N नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तबले में हम क्या करते हैं, उसको हम बजाते हैं, आघात करते हैं उस पर। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा आघात। क्वेश्चन नंबर 72 है सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो जो तार है उनको हम खींचते हैं आपस में। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर देखिए लिखा है फूंक मारने से। फूंक मारने से सितार बजता है। आघात उस पर हम तबले की तरह उसको बजाते नहीं है, तो आघात भी नहीं करते हैं, उसको रगड़ते नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनको खींचते हैं आपस में तारों को बहुत हल्के हाथ से। क्वेश्चन नंबर 73 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस द्रव गैस में से। तो राइट आंसर है ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दाब, संवेग, ऊर्जा या वायुमंडलीय दाब। तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 75 है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का कारण है। तो हमारा जो हमारा वायु है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो बिंदु प्रकाश स्रोत से नहीं बनती है, ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया है जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है। तो क्या होगा, जब
पृथ्वी की उप छाया से होकर चंद्रमा गुजर रहा है यानी कि यहाँ पर क्या होगा, खंड चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में आ गया है चंद्रमा तो पूरी तरीके से पृथ्वी ढक लेगी, लेकिन अगर वो देखिए गुजरता है, लिखा हुआ है गुजर रहा है, यानी कि कुछ पार्ट उसका दिखेगा और कुछ पार्ट नहीं दिखेगा चंद्रमा का। ठीक है, तो इसीलिए खंड चंद्र ग्रहण होगा। अभी आपने देखा भी है ये क्वेश्चन कि किस तरीके से जब पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का पूरा भाग हमें दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो जलवाष्प ऊपर उठ करके गया रहता है वही पानी के रूप में बरसता है, तो ये होता है संघनन। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, बर्फ का ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि में माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक नहीं है, वायु आवश्यक है या ठोस आवश्यक है? तो ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है? चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण द्वारा तो होता नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स संवहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऊष्मा धारिता का मात्रक है। तो दोस्तों ऊष्मा धारिता का जो मात्रक है वो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंडुआ रोग किस में लगता है? नींबू में, आलू में, गेहूं में या लौकी में? तो ये गेहूं में लगता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किसका प्रयोग करते हैं? गन्ने का रस हरा होता है और जो आप गुड़ देखते हो वह ब्राउन रंग का होता है, लेकिन चीनी बिल्कुल व्हाइट कैसे हो जाता है? आप खुद सोचिए इतना व्हाइट कैसे होता है? तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लीचिंग एजेंट मिलाते हैं उसके रंग को गोरा करने के लिए, और वो होता है जंतु चारकोल, जो कि बहुत बेकार होता है, और यही चीनी डाल करके हम व्रत में चाय बना के पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस में से? भी आपने देखा है कि ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। पास्कल का, थार्डनाइक का, आर्किमिडीज का या न्यूटन का? तो राइट आंसर है पास्कल का नियम है, इसीलिए पास्कल दाब का इकाई भी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम होता है? तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? विषाणु, जीवाणु, अमीबा या कवक? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु या बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र दोस्तों है C2H2। ऑप्शन द सही हो जाएगा, C2H2। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटिलीन में। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 2016 में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, मुख्य फोकस यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होता है, तो यहाँ से जो किरण निकलेगी एक यहाँ से परावर्तित होगी, फिर एक यहाँ से निकलेगी, तो इस तरीके से यहाँ से फिर उतने ही एंगल का कोण बनाते हुए वापस आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो बनता है कुछ यहाँ बनता है, एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल सही से नहीं बना है, ये वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर आ जो है उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। हरित लवक रहित पौधों का समूह है? शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कवक। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं? प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, वायु दाब आरोपित करती है? केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं? तो चारों दिशाओं में जो वायु है वो दाब आरोपित करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया था कि एक बोतल लीजिए, आप प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए, कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है, उसमें आप चारों तरफ से एकदम छेद कर दीजिए और उस पर टेप लगा दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए।
पानी भरने के बाद जब आप टेप को खोलोगे तो आप देखोगे चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल पानी गिर रहा है। तो जो वायु है वो दाब चारों तरफ आरोपित करती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, शुगर चारकोल या फुलरिन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शुगर चारकोल। 2017 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 है, पेचिस नामक बीमारी में निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार होता है, तो क्या होगा? अगर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 99, घड़े में रखा पानी किस विधि से ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पन विधि से होता है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 100 है, एजुसेट क्या है? तो एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। अभी मैंने इसी क्लास में आपको बताया है कि याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, पत्ती में पाया जाने वाला रत्न कहाँ स्थित होता है? ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर? तो कहाँ होता है? निचली सतह पर। ये भी 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। दाब अधिक होता है, दाब अधिक कब होगा? जब क्षेत्रफल कम होगा। आप देखिए P = F/A के होता है। एरिया जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लोग। तो एरिया जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। तो बैठने पर, दो पैर पर खड़े होने पर, एक पैर पर खड़े होने पर या लेटने पर, एक पैर पर खड़ा होने पर दाब सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि एरिया सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि रोटी, चीनी, कोयला, नमक में से नमक में नहीं पाया जाता, क्योंकि नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में? तो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति कोशिका में, तभी पेड़ पौधों की पत्तियां आपको हरी दिखाई देती हैं हरित लवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। 2019 में ये सब सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, जंतु चारकोल, कोयला या हीरा? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन? तो राइट आंसर है वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 108 है, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर, क्लाइस्ट्रीडियन या फिर लैक्टोबैसिलस? राइट आंसर है राइजोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को एक ही पार्ट में मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं 8 के 8 विषयों के। अगर आपको नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय दोस्तों।